सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक, द मुगल कोर्ट। तो मुगल, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कैपिटल्स के बारे में, उनके कैसे शिफ्ट किए, कहाँ कहाँ शिफ्ट किए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे उनके कोर्ट के बारे में। तो कोर्ट क्या होता था, उसका पहले हम लोग फिजिकल अरेंजमेंट देख लेते हैं। मेनली कोर्ट का मेन उसका जो इंटेंशन था वो होता था कि किंग के पावर को सिंबलाइज किया जाए। इसीलिए कोर्ट में सेंटर पीस किसका होता था, थ्रोन वहां पे रखा रहता था, जिसको हम लोग तख्त कहते हैं, तख्त मुरास्ता, जहाँ पे किंग बैठता है। और किंग के जस्ट ऊपर में एक कैनोपी बना होता था। उस कैनोपी का मतलब था कि जो, जैसे आपने जब डिवाइन लाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि डिवाइन लाइट का जो वो कॉन्सेप्ट दिखाते थे, वो दिखाते थे कि सन से लाइट आ रहा है और वो दूसरे जनरेशन टू जनरेशन वाइड स्प्रेड हो रहा है। तो इसमें 3 कॉन्सेप्ट देखा था, फरेजादी, डिवाइन लाइट, और एक और आपने देखा था हैलो का पेंटिंग। तो वैसे ही फिजिकल अरेंजमेंट में वो कैनोपी जो था वो दिखाता था कि इस कैनोपी के जो ऊपर है वो भगवान का पावर है, और जो कैनोपी के नीचे है यानी ये जो एम्पायर है उसमें सिर्फ किंग का पावर है, किंग का अथॉरिटी है। उसको एक्सेस मुंडी भी कहा जाता था। एक्सेस मुंडी का मतलब होता है कि सेंटर टू ऑल द एक्टिविटीज, और वहां पे किंग जो था वो सेंटर पार्ट था उस एम्पायर का, उस एम्पर का जिसका उस टाइम रूल होता था। तो इसलिए उसको एक्सेस मुंडी, उसके पावर के, उसके फंक्शन को एक्सेस मुंडी कहा जाता था। कैनोपी आप समझ गए कि किंगशिप का सिंबल होता था कि इसके नीचे सिर्फ मेरा पावर है, इसके ऊपर भगवान का पावर है। आपका फिजिकल अरेंजमेंट समझ में आ गया। फिजिकल अरेंजमेंट में आप ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हो कि जो किंग का तख्त था उसके साइड साइड में नोबिलिटी बैठते थे, और नोबिलिटी का जो प्रॉक्सिमिटी होता था, क्लोजनेस, वो डिटरमाइन करता था कि उनका इंपॉर्टेंस क्या है अकबर इन द सेंस की एम्परर की नज़र में उनका इंपॉर्टेंस किस तरीके से है। अगर बहुत करीबी है तो वो जस्ट बगल में बैठता था अकबर के, उसके एम्परर के। उसके बाद जैसे जैसे हो वैसे वैसे वो सीट मिलता था, उसके क्लोजनेस के अकॉर्डिंग उसका प्रॉक्सिमिटी होता था सीट का। अब आते हैं एटिकेट्स ऑफ द कोर्ट। कोर्ट का एटिकेट्स क्या होता था, कोर्ट में क्या रूल, क्या एक डिसिप्लिन फॉलो करना होता था। तो कुछ कुछ डिसिप्लिन था कि आपको प्रॉक्सिमिटी जो मिला रहेगा वो क्लोजनेस आपका कैसा है एम्परर के साथ, उसके हिसाब से होगा, ये रूल था। दूसरा, अगर एक बार एम्परर बैठ गया तो आप हिल नहीं सकते अपनी जगह से। दूसरा, आप अपना कोर्ट छोड़ के नहीं जा सकते अगर एम्परर आ गया है तो। और जो अशर होता था यानी जो अनाउंस करता था, जिल्ले इलाही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पधार रहे हैं, जैसे आपने अकबर जोधा अकबर में देखा होगा। तो ये जो अशर होते थे, जो अनाउंस करते थे, वो फुल टाइटल के साथ अनाउंसमेंट करते थे, ताकि सब लोग, जब तक वो एम्परर एंटर ना कर जाए, जब तक एंटर करके अपनी सीट तक ना बैठ जाए, कोई नहीं बैठ सकता, सबको खड़ा होना होगा, चाहे वो उसका रिलेटिव हो, चाहे वो नोबिलिटी हो, या चाहे कोई और हो। वो फुल एड्रेस होता था उसके नाम का। दूसरा, उसका नाम का कभी कभी जब अगर कॉइन्स पे इम्पोज किया जाता था उसका नाम, तो पूरा टाइटल के साथ उसका नाम को इम्पोज किया जाता था। सैल्यूटेशंस होते थे, जैसे आप देखोगे कि अगर कोई एम्परर आता है तो उसको सैल्यूट किया जाता था। सैल्यूट अभी जैसे करते हैं आर्मी में, वैसे नहीं होता था। तो अलग अलग सैल्यूटेशन होता था। अगर किसी को बहुत ज्यादा झुक के सैल्यूट किया जा रहा है, मतलब उसका बहुत डिग्निटी है, बहुत पावर है और वो बहुत बड़ा है ओहदे में। और शाहजहां के टाइम पे भी अलग अलग हुआ, जैसे कि शाहजहां के टाइम पे भी डीपर प्रोस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। और जमीन बोझ का मतलब होता है कि किस करना ग्राउंड को। तो या तो तुम एकदम झुक के, पूरा झुको, लगभग पूरा ही झुक जाओ, तब उसको सलाम करो, या फिर आप किस करो जमीन को। तो वो होता था शाहजहां के टाइम पे। और उसको जो डीपर प्रोस्ट्रेशन होता था शाहजहां के टाइम पे, उसको चाहार तस्लीम कहते थे, यानी आपको झुक के 4 बार सलाम करना है, और फिर अगर आप वो नहीं कर रहे तो आपको या तो जमीन पे किस करना है। तो ये 2 चीज शुरू हुआ था। अब डिप्लोमेटिक इनवॉइस के लिए भी एटिकेट होता था, सबके लिए, जो आ रहे हैं कोर्ट में, जो भी हैं, सबके लिए होता था एटिकेट। तो जब कोई बाहर से इन्वॉय आ रहा है, यानी कोई एम्बेसडर आ रहा है, तो वो क्या कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा, वो होता था। तो उसका सैल्यूटेशन अलग तरीके से होता था। उसमें 3 तरीका दिया हुआ, जैसे कि या तो आप बहुत डीपली वॉक करोगे, या तो आप ग्राउंड को किस करो, या फिर आप पर्शियन कस्टम को फॉलो करो। पर्शियन कस्टम होता था कि आप एक हाथ लो और दूसरे साइड के चेस्ट के ऊपर रख के झुको, तो वो होता था पर्शियन कस्टम। तो ये था, अगर कोई डिप्लोमेटिक इन्वॉइस है तो उसको 3 तरीके फॉलो करना पड़ते थे। पहला क्या, या आप या तो डीपली प्रोस्ट्रेट करो, या डीपली आप सैल्यूट करो, या तो फिर आप किस करो जमीन को, या फिर आप पर्शियन कस्टम फॉलो करो। तो ये था एटिकेट के बारे में। और लास्ट हमारा जो है वो एक्टिविटीज के बारे में टॉपिक डिस्कस है। तो एक्टिविटीज क्या क्या होता था कोर्ट में। तो एक्टिविटीज होता था झरोका दर्शन। क्या होता था कि अकबर एम्परर सुबह सुबह उठता था, उठने के बाद वो जो भी रिलीजियस प्रेयर होता था वो करता था, और उसके बाद एक अपने गैलरी में, बैल्कनी आप बोल सकते हो अभी, उसमें जाता था। उसके नीचे बैल्कनी के बहुत सारे लोग, कैटेगरी के लोग होते थे, जैसे मर्चेंट्स होते थे, पेजेंट्स होते थे, रिच होते थे, पुअर होते थे, सब कैटेगरी के लोग होते थे। और वो अकबर एम्परर को देख के उसके रूल को सिंबलाइज करते थे कि हाँ, जैसे अगर आप किसी को देखने जा रहे हो, अगर आपका कोई फेमस एक्टर आ रहा है, अगर आपको बहुत पसंद है तो आप ऑफकोर्स देखने उसे जाओगे। लेकिन अगर कोई फेमस नहीं है तो आप उसे देखने नहीं, मतलब आपको उतना पसंद नहीं है तो आप उसे देखने नहीं जाओगे। तो एक ये जो जितने लोग आते थे उससे ये सिंबलाइज होता था कि उस टाइम के एम्परर का रूल बहुत ज्यादा पॉपुलर है।
तो ये होता था झरोका। झरोका दर्शन के बाद वो जाता था अपने दीवाने आम में। झरोका दर्शन के 1 घंटे बाद वो दीवाने आम में जाता था। दीवाने आम जो होता था वो कोर्ट का 2 पार्ट है, दीवाने आम एंड दीवाने खास। तो दीवाने आम में जो है वो नॉर्मल लोगों को डील करता था, जो भी स्टेट का काम होता था या फिर जो भी प्राइमरी बिजनेस होती थी उसकी गवर्नमेंट की, वो सब वो एम्परर उस टाइम पे देखता था। स्टेट ऑफिशियल्स अपना रिपोर्ट्स रिप्रेजेंट करते थे, रिक्वेस्ट करते थे, ये सब चीज़ें होता था दीवाने आम में। फिर वो 2 घंटे बाद जाता था दीवाने खास में। दीवाने खास, खास यानी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, तो वहाँ पे अपने प्राइवेट ऑडियंस से मिलता था। वहाँ पे जो हाई मिनिस्टर्स होते थे स्टेट के जो नॉर्मल मिनिस्टर्स होते थे वो अपना रिपोर्ट देते थे दीवाने आम में, लेकिन जो हाई मिनिस्टर्स होते थे वो अपना पिटिशंस देते थे दीवाने खास में। और पैसा वैसा का चीज़ तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट होता है, खास होता है, यानी जो टैक्स ऑफिशियल्स होते थे वो अपना अकाउंट्स कहाँ प्रेजेंट करते थे, दीवाने खास में। और अगर उसको कुछ अवार्ड्स या फिर कुछ पावर देना हो किसी को, तो अगर किसी आर्टिस्ट या आर्किटेक्ट का वर्क रिव्यू करता था तो वो कहाँ होता था, दीवाने खास में। ये सब चीज़ों के बाद अगर मुगल एम्पायर के कोर्ट में क्या बात करें तो उस टाइम पे ओकेजन्स बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता था कोर्ट में। तो स्पेशल ओकेजन्स कौन कौन से होते थे? ईद होता था, शब बारात होता था और होली। होली और शब बारात दोनों एक ही टाइम पे होता है, लगभग थोड़े दिन के डिफरेंस में। और ईद तो आप जानते ही हो, तो बहुत फेमस होते थे ये कुछ कुछ फेस्टिवल्स। और जब भी ये कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाते थे तो पूरे कोर्ट को डेकोरेट किया जाता था परफ्यूम कैंडल से और कलरफुल हैंगिंग से। कलरफुल हैंगिंग्स की आगे जगह पे आप ये भी लिख सकते हो कि शैंडलियर से डेकोरेट किया जाता था। या फिर आप दो कॉन्सेप्ट अगर आपको याद आ जाए तो आपको लिखना है परफ्यूम कैंडल्स और फिर कलरफुल हैंगिंग्स यूज किया जाता था। ये तो मैंने देखा स्पेशल ओकेजन कौन कौन सा होता था, फेस्टिवल कौन कौन सा मनाया जाता था। तो नवरोज एक फेस्टिवल होता है, जैसे कि हमारा फर्स्ट जैन न्यू ईयर होता है ना, तो उस टाइम पे मुस्लिम कैलेंडर से देखें तो उनका न्यू ईयर नवरोज यानी अप्रैल के मंथ में शायद होता है या मार्च के मंथ में होता है, तो वो होता है उनका न्यू ईयर, उनका नवरोज। और दूसरा 16 बर्थडे होता था किंग का सेलिब्रेट और लूना बर्थडे होता था किंग का सेलिब्रेट। जैसे कि अगर आप कोई भी कैलेंडर को उठाओ तो 2 तरीके का कैलेंडर होता है, एक जो हम लोग फॉलो करते हैं जॉर्जियन कैलेंडर, और एक और कैलेंडर होता है जो मुस्लिम लोग फॉलो करते हैं। तो उसके थ्रू 16 बर्थडे और लूना बर्थडे उनका मनाया जाता था एम्परर का, और नवरोज मनाया जाता था। ये फेस्टिवल्स होते थे। और ओकेजन कौन कौन सा होता था? ईद, शब बारात और होली। तो ये कुछ कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मुगल कोर्ट में डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि पहले आपको फिजिकल अरेंजमेंट लिखना है, फिर लिखना है कि क्या एटिकेट फॉलो किया जाता था, फिर आपको लिखना है कि क्या एक्टिविटीज होता था, फिर आपको लिखना है कि कोर्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था, 2 दीवाने आम और दीवाने खास, फिर लिखना है कि स्पेशल ओकेजन क्या सेलिब्रेट होता था, फिर लिखना है कि फेस्टिवल्स क्या सेलिब्रेट होता था। तो ये था मुगल कोर्ट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो उसे कॉमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।